देखिए अब जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इसके पहले हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था आज चीनी लेखकों के बारे में पढ़ना, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था यूनानी रोमन लेखकों के बारे में। तो जो विदेशी यात्री है, जो चीनी लेखक है, वो भारत में आए। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक चीनी लेखक है। 4 ऑप्शन मिलेंगे और ये भी पूछ लेगा बताइए किस व्यक्ति ने, जो चीनी लेखक है, अपनी पुस्तक में किसका वर्णन किया है, या वे जब आए भारत में तो भारत में किसके शासन काल में आए। तो इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट बन सकते हैं चीनी लेखकों के बारे में वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। और जो आज विदेशी यात्रियों में हम पढ़ेंगे वो किन के बारे में पढ़ेंगे? चीनी लेखक। चीनी लेखकों के बारे में हमें पढ़ना, और सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना? फाहियान। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए जो फाहियान है, पहला प्रश्न ये होता है कि फाहियान किस देश से आया था। तो कहाँ से आया था? ये चीन से। फाहियान कहाँ से आया था? चीन से आया था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। क्वेश्चन पूछा जाए फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान किसके दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और फाहियान किस देश से आया था? तो वो आया था चीन से। अगला देखिए आप, मध्य प्रदेश के, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। जो फाहियान है इसने जो लिखा है वो किसके बारे में विवरण किया है? इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। इसने क्या कहा? मध्य प्रदेश की जो जनता थी वो सुखी एवं समृद्ध है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। कई बार ये क्वेश्चन आया। तो देखिए विदेशी यात्रियों के क्रम में जो चीनी लेखकों में जब हम पढ़ते हैं तो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे फाहियान की। फाहियान एक चीनी यात्री है जो भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया। तो गुप्त साम्राज्य था उस समय, और गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीन से आने वाला यात्री कौन है? वो है फाहियान। और फाहियान ने किस समाज और संस्कृति के बारे में बताया? तो वो बताया मध्य प्रदेश के बारे में। और जो फाहियान आया वो भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक। इसके बाद हम बात करेंगे सयुगन की। तो जो सयुगन है ये भी कहां से आया? चीन से। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो चीन से आने वाले अभी 2 यात्री कौन कौन से हुए? पहला फाहियान, दूसरा चीन से आने वाला यात्री सयुगन। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा और सयुगन ने देखिए 518 ईस्वी में भारत आया। कब आया? 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में किसके बारे में प्राप्त करी जानकारी? बौद्ध धर्म के बारे में। तीसरा आएगा देखिए ह्वेनसांग। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है और ये भी आपका फाहियान। यहाँ से कई पॉइंट हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ह्वेनसांग देखिए, जो ह्वेनसांग है ये किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये कि ह्वेनसांग भारत में किसके शासन काल में आया था? तो जो ह्वेनसांग आया था वो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया? हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। ह्वेनसांग किस देश से आया? तो ह्वेनसांग कहां से आया था? चीन से आया था। अगला देखेंगे आप, ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा।
कितने वर्षों की? 1 वर्ष की यात्रा के बाद सबसे पहले कहाँ पहुंचा? कपिसा। यह भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। देखिए, यह 629 में चीन से भारत के लिए आया। भारत में कितने वर्षों तक रहा ये? 15 वर्षों तक। हुएनसांग भारत में 15 वर्षों तक रहा। और फाइयान कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक। और हुएनसांग 15 वर्षों तक रहा और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। उसका भ्रमण वृत्तांत शियू के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो हुएनसांग है, इसका जो भ्रमण वृत्तांत है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? शियू के नाम से प्रसिद्ध है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। कौन था? इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र। हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की पूजा के प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। देखिए, नोट पॉइंट क्या है? हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला पढ़ते हैं हम इत्सिंग। देखिए, इत्सिंग कहाँ से आया? तो इत्सिंग भी कहाँ से आया? चीन से आया। इत्सिंग के बारे में देखिए, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। तो इत्सिंग चीन से आया। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो देखिए, विदेशी यात्रियों में जो चीन से आए तो वो कौन कौन से आए? फाइयान, सयुगन, हुएनसांग और इत्सिंग जो प्रमुख है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए चीन से आने वाले यात्रियों में कौन सा एक विदेशी यात्री चीन का नहीं था? तो चीन से आने वाले फाइयान किसके राज दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और ये फाइयान भारत में कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक रहा। दूसरा सयुगन। सयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति करी। हुएनसांग भारत में किसके शासन काल में आया? इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो हुएनसांग भारत में किसके शासन काल में आया? हर्षवर्धन के शासन काल में आया। और कब आया था ये? 629 ईसा पूर्व में। और इसने सबसे पहले कपिसा पहुंचा। 645 ईस्वी में चीन से लौट गया। तो हुएनसांग कितने वर्षों के बाद भारत में रहा? ये 15 वर्षों तक रहा। इसके बाद इसकी जो वृत्तांत है यात्रा का वर्णन, तो हुएनसांग ने अपनी यात्रा का जो वर्णन किया वो किस नाम से किया है? शियू के नाम से प्रसिद्ध है। और देखिए, हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। फोर्थ है इत्सिंग। इत्सिंग भी कहाँ से आए? चीन से आए। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है।